Hello students, welcome back. Today we are going to start the chapter electrolysis. Okay, as I told in the previous lecture that electrolysis, and after the electrolysis another chapter is there, that is metallurgy. These two chapters we will study, and these two chapters are very important for your 11th and 12th grade also, because all the basics, whatever basic required for the 11th and 12th, all that basic is included in these two chapters. So these are very important chapters, and of course these chapters are very important for your 10th board exam also, because the questions, large number of questions are asked on this chapter. So without wasting any time, we will start the electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा बहुत जानते हैं आप, 8 ग्रेड में और 9 ग्रेड में थोड़ा सा आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, सो एज यूजुअल हम लोग पहले क्या देखेंगे, इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे. सो ये वर्ड का मीनिंग सबको पता है, ये मैंने बहुत बार बोला है आपको. लिसिस, लिसिस इस वर्ड का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, टू ब्रेक. लिसिस इज द वर्ड मीनिंग क्या होता है उसका, ब्रेक, टू ब्रेक, कुछ भी ब्रेक करना. और इलेक्ट्रो, फर्स्ट वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के थ्रू फ्लो, चार्ज की वजह से फ्लो होती है. ओके, तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, एंड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग. दैट मीन्स व्हाट, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ फिर, कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग सब्सटेंस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. कौन से सब्सटेंस को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट्स. आई होप सबको याद होगा इलेक्ट्रोलाइट ये वर्ड, हमने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा है. 2 वर्ड पढ़े थे, उसमें 2 टर्म्स थी, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट जनरली सॉल्ट होते हैं या पोलर कंपाउंड जो होते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेकिंग, ओके, ब्रेकिंग करेंगे हम लोग किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. ओके, देयरफॉर दिस टर्म इज इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट माइकल फैराडे. अ वेरी ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क इन इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत सारा काम किया है. फैराडे के लॉ भी आप आगे पढ़ोगे, फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये लॉज आप आगे पढ़ने वाले हो. ओके, तो मुझे सिर्फ इतना बताना था, इलेक्ट्रोलिसिस इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. ओके, वर्ड का तो मीनिंग समझ में लिया हमने, लेकिन अब हम लोग इसकी क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं. पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देखते हैं. अब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे मैंने बताया. ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स. पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर तुम लोग इसको वर्डिंग में कर सकते हो. इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करेंगे. अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं सबको पता है, NaCl. और इलेक्ट्रोलाइट्स के भी 2 टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. वो मैं बता देता हूँ. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, सारे सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट है, NaCl, KCl, ओके, देन ब्रोमाइड सॉल्ट ले सकते हो, कार्बोनेट ले सकते हो. ओके, फिर एसिड भी ले सकते हो आप, यहाँ पे HCl, H2SO4, HNO3. करेक्ट है. आई होप ये सबको याद होगा. सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, हमने पढ़ा था इसको. एसिटिक एसिड क्या होता है तुम्हारा, वीक एसिड होता है. तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, पहले हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर इसको डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग. इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, कि ऐसा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो सकता है, जिसमें से अगर हमने करंट पास करने की कोशिश की तो उसमें से इजीली करंट पास हो सकता है. ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ओके, तो ये दोनों भी इलेक्ट्रोलाइट है.
ये दोनों टाइप के सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अमाउंट में करंट पास करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम अमाउंट में करंट पास करते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मींस द सॉल्यूशंस, the solution of the substances or the solution of the chemical substances which passes more amount of current, and weak electrolyte means the substances whose solution passes less amount of current. Okay, and electrolyte means what, electrolytes are the substances whose solution passes the electric current. Okay, I hope now it is clear. Okay, अब देखो डेफिनेशन क्या आती है इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस का जैसे मीनिंग बताया है वही डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। Electrolysis means what? Electrolysis means what? The breaking of the electrolyte. The breaking of electrolytes by using electric current. Electric current. Okay? Is known as electrolysis. अब यहां पर सिर्फ याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक तो मैंने बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं हम लोग तब हमें दो तरीके से उसको ले सकते हैं। पहला तो क्या, उसका एक्वियस सॉल्यूशन ले सकते हैं, और दूसरा तो क्या, इसको फ्यूज्ड स्टेट में ले सकते हैं। उसको हम लोग फ्यूज्ड स्टेट में ले सकते हैं। एक्वियस, एक्वा इस वर्ड का मीनिंग पता है, वाटर। मतलब क्या कि मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है KCl, हमारे पास क्या है, सपोज KCl यू नो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। अब इसको इलेक्ट्रोलिसिस में अगर यूज करना है हमें, इसका अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस करना है मतलब क्या करना है, इसका हमें ब्रेकिंग करना है। याद रखना है इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी जब कभी भी वर्ड यूज करोगे तो उसका मतलब होता है इस सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। KCl को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन का क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ये हम आगे देखेंगे, और पोटेशियम मेटल बन जाएगा। ओके, अब ये जो KCl है इसकी स्टेट तो आपको पता होनी चाहिए। ये सॉल्ट है तो कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड में ही होगा, करेक्ट है, सॉलिड में ही होगा। और ये सॉल्ट है तो वाटर में क्या होगा, इजीली सोल्यूबल होगा। तो ये जो KCl है इसका हम एक्वियस सॉल्यूशन बनाकर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर उसको फ्यूज्ड करके कर सकते हैं। फ्यूज्ड का मतलब होता है उसका मेल्टिंग करना। ओके, मान लो कि हमने ये KCl लिया, यहाँ पर KCl लिया, KCl कौन से स्टेट में, सॉलिड। ओके, तो ये सॉलिड KCl हमने इसमें लिया, ओके, और उसको हीट किया। कब तक हीट किया, जितना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही टेम्परेचर इसका हीट कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूसली, और जैसे ही टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट के इतना रीच हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग होती है। तो इसकी मेल्टिंग होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज्ड स्टेट। ओके, फ्यूज्ड स्टेट, या फिर उसको मेल्टिंग भी तुम लोग बोल सकते हो। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो एक्वियस स्टेट में या फिर फ्यूज्ड स्टेट में। ओके, आई होप नाउ डेफिनेशन सबको समझ में आई है। ओके, द ब्रेकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने बताई है। ओके, इतनी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन का वो मैंने बता दिया है सर। ओके ओके, इसके बाद थोड़ा सा और बेसिक जरा जान लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, अब तक तुम लोगों ने जो फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू पास होता है, मेटल्स के थ्रू, दैट इज थ्रू द कंडक्टर। ओके, कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और तुमने जो फिजिक्स में पढ़ा है कि करंट किसके थ्रू पास होता है, कंडक्टर। और कंडक्टर कौन होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं। ओके, फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉपर वायर है, कॉपर ये मेटल है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होता है। जनरली हमारे घरों में भी जो कनेक्शंस होते हैं वो सारे कॉपर वायर के होते हैं। ओके, घर के बाहर अगर तुम लोग देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं उस पर एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, बड़े बड़े थिक वायर होते हैं। ओके, तो कॉपर, एल्यूमिनियम ये जनरली यहाँ पर हमारे साइड में ज्यादातर उसका यूज होता है एज ए कंडक्टर। तो ये कंडक्टर क्या हुआ है, कौन से स्टेट में, ये कंडक्टर कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर भी यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस में। तो ये कंडक्टर कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, करेक्ट है। तो कंडक्टर को हमें समझना है पहले, कंडक्टर जनरली कौन से स्टेट में होते हैं,
सॉलिड स्टेट में होते हैं। और अब ये तो हुआ फिजिक्स, ये तो बात हो गई फिजिक्स की, लेकिन केमिस्ट्री में अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रोलिसिस मतलब हमें ब्रेकिंग करनी है सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहाँ पर हमारे इसमें भी अब इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंडक्टर नहीं यूज करने वाले, हम लोग क्या यूज करने वाले, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने वाले। तो कंडक्टर क्या देखा हमने, कंडक्टर के जनरली कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन से स्टेट में होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए कि सॉलिड स्टेट में, नहीं। जैसे कि मान लो कि सपोज NaCl है, सॉलिड स्टेट में होता है NaCl। अब NaCl में अगर हमने करंट पास किया सॉलिड NaCl में, तो करंट पास होगा क्या, नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि NaCl सॉलिड स्टेट में है तो उसके आयंस फ्री नहीं होंगे। हमें पता है, मैंने ये एसिड बेस सॉल्ट में भी बताया था कि NaCl जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, Na+ और Cl-। ओके, आयोनाइजेशन हो जाता है उसका। ये मैंने बताया था कि Na+ ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन पर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो सारे Na+ के सराउंडिंग में क्या आएगा, यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन, और Cl के सराउंडिंग में कौन आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और Cl पर क्या है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है। ओके, तो सराउंडिंग में पूरे Cl के सराउंडिंग में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। इस तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं और आयंस प्रोड्यूस होते हैं, Na+ प्रोड्यूस होता है, Cl- प्रोड्यूस होता है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करंट किसके थ्रू पास होता है, आयंस के थ्रू पास होता है। और आपको पता है कि कंडक्टर्स सॉलिड स्टेट में जो होते हैं उनमें जो करंट पास होता है वो किसके थ्रू पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू पास होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सी स्टेट में होते हैं, ये जनरली रहेंगे एक्वियस स्टेट में, या फिर कौन से स्टेट में, जो मैंने बताया फ्यूज्ड स्टेट में। एक्वियस और फ्यूज को कैसे समझोगे, एक्वियस में मतलब क्या, वाटर रहेगा उसमें, फ्यूज मतलब क्या, डायरेक्टली सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, बट विदाउट एडिंग वाटर। ओके, याद रखना है, फ्यूज स्टेट में बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है, वो सॉलिड को हीट करके डायरेक्टली लिक्विड बनाते हैं। इसमें वाटर नहीं होता, एक्वियस में वाटर होता है। ओके, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस क्या है। कंडक्टर हमेशा के लिए सॉलिड स्टेट में होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट एक्वियस या फिर फ्यूज स्टेट में रहेंगे। दूसरा, कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। हमें पता है सॉलिड कंडक्टर जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है वो किसके थ्रू पास होता है, आयंस के थ्रू पास होता है। ओके, अंडरस्टूड। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो कंडक्टर है वो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता कभी भी, नो डिकम्पोजिशन। मतलब क्या कि जैसे सपोज कंडक्टर कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम, हमने हमारे घर में कॉपर वायर की फिटिंग की है, इलेक्ट्रिक फिटिंग की है, तो वो कभी ऐसा होता है कि कॉपर वायर खराब हो गई, ऐसा नहीं होता। जितने दिन तक हम लोग उसको यूज करेंगे उतने दिन तक वो वैसे की वैसे रहेगी, वो डिकम्पोज नहीं होती, अनलेस अगर कोई उसमें स्पार्किंग हो जाए तो वायर वो जल जाती है। मतलब क्या होता है, वो भी आउटर का इंसुलेटर जो है वो खराब हो जाता है। तो प्रिकॉशन के लिए हम लोग वो वायर निकालते हैं, लेकिन कॉपर हमेशा के लिए कॉपर फॉर्म में ही रहेगा, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाता है कि करंट किसके थ्रू पास होता है, आयंस के थ्रू पास होता है। जैसे मान लो कि NaCl है, तो NaCl Na+ और Cl- में कन्वर्ट होता है, और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कि जब Na+ और Cl- का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इससे क्या बन जाता है, सोडियम मेटल बन जाता है, और क्लोरीन का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, Cl2 गैस में कन्वर्जन होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि NaCl का क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। मतलब NaCl का कन्वर्जन Na और Cl2 गैस में, Cl2 गैस है तो वो बाहर चला जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है, ये याद रखना है, डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पर। ओके, और जो लास्ट पॉइंट है इसमें कि अगर यहाँ पर कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज।
और यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है, जैसे NaCl का कन्वर्जन Cl2 और सोडियम मेटल में हो जाता है, तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज होता है। ओके, सो दीज आर द 4 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने बताया। ओके, कंडक्टर सॉलिड स्टेट में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक्वियस और फ्यूज स्टेट में होते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू पास होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस के थ्रू पास होता है। देन कंडक्टर में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिसिस में जो सब्सटेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो ब्रेक डाउन होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, नया सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए वो फिजिकल चेंज है, यहाँ पे केमिकल चेंज है। ओके, एक बात तो यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बताया कि करंट किसके थ्रू पास होता है, आयंस के थ्रू पास होता है। ओके, थोड़ा सा आयंस के बारे में बेसिक जान लेते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी मैंने एसिड बेस सॉल्ट में बता रखा है तुम लोगों को। ओके, लेकिन फिर भी अभी मैं वापस करता हूँ, रिपीट करता हूँ उसको। आयंस, अब देखो आयंस 2 टाइप के होते हैं, ये पता है। आयंस 2 टाइप के हैं। पहला है कैटायन, दूसरा है एनायन। कैटायन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एनायन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब जरा हम लोग समझते हैं कि एक एटम जो है, बेसिक यूनिट क्या होता है मैटर का। जो मैटर, पहले मैटर मतलब क्या, मैटर मतलब एनीथिंग जो हमें आंखों से दिखता है, whether it is solid, liquid और गैस। गैस तो नहीं दिखता आंखों से, but gas is also a kind of matter. Okay, and this matter is made from what, atom. Okay, तो 118 एलिमेंट जो है वो भी क्या है, एक मैटर ही है। ओके, तो एटम से, किसी भी एटम से कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है, ये हम लोग देखेंगे। ये आई थिंक मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया है या एसिड बेस सॉल्ट में बताया। अब मान लो कि एक मैं यहाँ पे कोई भी एक एटम ड्रॉ करता हूँ। एटम कैसा होता है सबको पता है। फर्स्ट शेल में मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा मान लेते कि 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि एटम चार्जलेस होता है, उसके ऊपर कभी भी चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे न्यूक्लियस में, 3 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3। तो 3 निगेटिव चार्ज एंड 3 पॉजिटिव चार्ज, सो इक्वल हो जाते हैं, चार्जेस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए एटम पर कोई भी चार्ज नहीं रहता हमेशा। अब मान लो कि ये पहले इक्वल है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, 3 है। ये इलेक्ट्रॉन सपोज निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने बचे, 3, क्योंकि प्रोटॉन नहीं रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है सिर्फ। ओके, तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 3 हो गए। निगेटिव चार्ज कितने हो गए, 2 हो गए। कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसीलिए ये क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। ओके, तो मान लो कि ये लिथियम है, तो लिथियम का जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो हम लोग उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। समझ में आया आप पॉजिटिव चार्ज कैसे बना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए मतलब उतने ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इसीलिए इसके ऊपर हमने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैटायन। मतलब कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या होता है, कैटायन। और कोई भी एटम जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है वो क्या होता है, एनायन। अब मान लेते कि इसका उल्टा मान लेते कि एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में हमने बाहर से ऐड कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं बढ़ेंगे, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन को हमने कुछ नहीं किया। तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, कौन सा चार्ज बढ़ गया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया। ओके, तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो हम लोग कैसे देखेंगे उसको, क्या लिखेंगे उसके ऊपर, निगेटिव चार्ज देंगे। ओके, जनरली लिथियम पर कभी निगेटिव चार्ज नहीं आता है, बट यहाँ पर समझने के लिए मैंने बताया। समझ में आया कैटायन एनायन कैसे बनते हैं। ओके, इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको समझ लेते हैं। बेसिक टर्म्स मैंने बताए है ऑलरेडी। पहली टर्म हमने देखी इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है। देन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन मैंने बताई ऑलरेडी। द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच पासेस द इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के मैंने 2 टाइप बताए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, ये पता है। उनके एग्जाम्पल्स याद रखने।
ओके, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब क्या कि ऐसा डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है ना, इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखी, बट ये इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसमें? तो जिस एपरेटस में करते हैं, मान लो इन शॉर्ट एपरेटस, या फिर ऐसा डिवाइस कि जिसमें हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। कौन सी प्रोसेस? ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे। ओके, उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, द एपरेटस और द डिवाइस, ओके, और द वेसल, वेसल भी बोल सकते हो, और द वेसल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे होता है। जनरली बीकर में करते हैं, अगर हम लोग लैब में करते हैं, ओके, केमिस्ट्री लैब में अगर करते हैं तो बीकर में करते हैं। इंडस्ट्री में जो होती है तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें वो करते हैं। और इसमें क्या होता है कि दो रॉड होते हैं, मेटल के रॉड होते हैं या नॉन मेटल के भी यूज करते हैं, जनरली ग्राफाइट, प्लेटिन, ग्राफाइट, कार्बन का। अब ये जो रॉड है ये करते हैं कनेक्ट बैटरी को। ये सारा फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो ये हुआ सपोज बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और ये हुआ बैटरी का सपोज पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, दिस इज निगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। दिस इज एमीटर। एमीटर सबको पता है किसके लिए यूज करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है। एमीटर करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है इस सर्किट से, ओके, इसीलिए एमीटर लगाते हैं। करंट जैसे ही पास होता है वो रिफ्लेक्शन दिखाता है। ओके, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये रॉड, ये जो मेटल का रॉड है या फिर नॉन मेटल का होगा, ये बैटरी को निगेटिव टर्मिनल को जब कनेक्ट करते हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जब कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कैथोड। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जो कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जो कनेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ओके, कैथोड, एनोड। तो ये पूरा क्या बन गया? अब सर्किट बन गया है, क्योंकि हमने इसमें बैटरी कनेक्ट की है। यहाँ पे स्विच भी होता है, जब करंट पास करना है या नहीं करना है इसके लिए स्विच होता है, वो दिखाया नहीं है यहाँ पे। ये एक बीकर लिया है हमने, ये दो मेटल रॉड है। अब ये याद रखना है कैथोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं। जनरली इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। कैथोड निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है बैटरी के। फिर ये जो वेसल है इसमें हमें क्या लेना है? इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना है हमें, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेना है हमें। ओके, तो मान लेते हैं हमने इसमें क्या लिया है? KCl सॉल्यूशन। अब ये एक्वियस सॉल्यूशन लिया हमने। कैसा लिया है? एक्वियस सॉल्यूशन लिया है। ओके, अब तुम्हें पता है कि एक्वियस मतलब क्या? वाटर ऐड किया है उसमें, और जब वाटर अगर ऐड किया है उसमें तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? K+ और Cl-। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में कौन से आयन प्रेजेंट है? K+ प्रेजेंट है, Cl- प्रेजेंट है। उसके साथ साथ इसमें एक्वियस मतलब वाटर है, तो वाटर के भी आयंस रहेंगे। वाटर किस में आयोनाइज होता है? H+ और OH-। वाटर किस में आयोनाइज होता है? H+ और OH- में। ओके, इसीलिए इस सॉल्यूशन में कितने आयन है? टोटल 4 आयन है। पॉजिटिव आयन कौन से है? K+। ओके, वाटर का मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, H+ और OH-। तो ये दो पॉजिटिव आयंस हैं और ये दो निगेटिव आयंस है इसमें। ओके, अब देखो क्या होता है एक्चुअली यहां से अब तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होती है। ओके, कैसे? देखो, जैसे ही हम लोग इस बैटरी से करंट पास करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हम लोग इसमें से करंट पास करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो कैथोड है या ये जो एनोड है, ये इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एनोड के ऊपर। कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज? देखो, अब देखो जनरली क्या होता है कि एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, इसीलिए
निगेटिव आयन जो है इस सॉल्यूशन में वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। निगेटिव कौन से किसके ऊपर चार्ज है, Cl माइनस और OH माइनस के ऊपर। ओके, तो Cl माइनस अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ओके, और यहां पर वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, और Cl माइनस का कन्वर्जन किस में हो जाता है, Cl में हो जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू किस में चला जाता है, बैटरी में चला जाता है। किस में चला जाता है, बैटरी में चला जाता है। ओके, तो ये सब हो रहा है एनोड पर। ये किस पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। एट द सेम टाइम, मतलब जिस वक्त एनोड पर ये हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है Cl माइनस का, उसी वक्त कैथोड पर क्या होता है कि कैथोड कौन से टर्मिनल को कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल को। तो इसीलिए जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस कौन से है, K+ है और H+ है, तो वो क्या करते हैं, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर रिलीज हुआ था, एनोड से कहा गया था बैटरी, और बैटरी क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेजती है, कैथोड की तरफ भेजती है। ओके, तो इसीलिए कैथोड पर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, एनोड से इलेक्ट्रॉन, एनोड से कैथोड की तरफ आ गए, इसीलिए कैथोड पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। और एनोड से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो हम कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव। तो एनोड कौन सा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज का बन जाता है। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब कैथोड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो K+ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, उससे K बन जाएगा, मतलब आयन था पहले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, K, पोटेशियम का एटम बन जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे पोटेशियम मेटल फॉर्म होता है। ओके, अब देखो एकदम इंपॉर्टेंट, ये जितना मैंने अभी बताया वो मैं वापस बता रहा हूँ। तो ये सब सेटअप हमने कर लिया। ओके, और जैसे ही हम लोग बैटरी में से करंट पास करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि एनोड पर और कैथोड पर साइमल्टेनियसली, सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ये सारा बिल्कुल कुछ सेकंड में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। ओके, तो इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। पूरी प्रोसेस होने के लिए वक्त लगता है, लेकिन रिएक्शन होने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं लगता, एक रिएक्शन होने के लिए। तो जैसे ही हम लोग करंट पास करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो निगेटिव आयन है इसमें Cl माइनस और OH माइनस, वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इनके ऊपर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया कि एनायन कैसे बन जाता है, ये एनायन है कि नहीं, निगेटिव चार्ज, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, किसको देते हैं, एनोड को देते हैं। और एनोड से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, बैटरी में जाता है। ओके, तो Cl माइनस का क्या बन गया, Cl बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बैटरी में चला है। बैटरी से ये इलेक्ट्रॉन किधर आता है, कैथोड में आता है। कैथोड पर कौन अट्रैक्ट होता है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है बैटरी के, तो इसीलिए पॉजिटिव आयन जितने हैं सॉल्यूशन में वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ। ओके, जैसे मान लिया हमने K+, तो K+ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एनोड से आया, एनोड से बैटरी आया था, बैटरी से कैथोड की तरफ आया था। तो कैथोड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है पोटेशियम को, और पोटेशियम मेटल बन जाता है। पोटेशियम हमें पता है कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, अब देखो, ये समझने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एक रिएक्शन दी है, मतलब एक ही आयन दिखाया, यहाँ पर भी एक ही आयन होता है। बट इस पूरे सॉल्यूशन में क्या एक ही आयन है क्या, Cl माइनस और K+ का, या H+ और OH माइनस का, ऐसे कितने हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ आयन्स है। ओके, तो एक वक्त पर क्या सिर्फ एक ही आयन अट्रैक्ट होता है क्या एनोड की तरफ, नहीं, एट द सेम टाइम सारे के सारे जितने भी है वो सब के सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये रिएक्शन जो मैंने एक दिखाई है, ऐसे बहुत सारे आयंस की रिएक्शन होती है एट द सेम मोमेंट। ओके, तो फिर ये मैंने सिर्फ एक आयन की दिखाई है, दूसरा भी ऐसे ही रिएक्शन दिखाएगा। दूसरा मतलब क्लोराइड आयन जो है, दूसरा क्लोराइड आयन वो सेम दिखाएगा, वो भी क्या फॉर्म करेगा, Cl माइनस से Cl और एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये बनते चले जाते हैं एक 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 एक, वो बैटरी की तरफ जाते हैं, बैटरी से कैथोड की तरफ चले जाते हैं, कैथोड अगेन ये पोटेशियम को देते हैं।
अगेन दूसरा पोटेशियम भी ऐसे ही दिखाएगा। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कैसे? जैसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके, ये देखो ये साइमल्टेनियस होता है, इसके लिए वक्त नहीं लगता। कैथोड और एनोड ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस होती है। अब देखो मैंने यहाँ पे दो आयंस की रिएक्शन दिखाई। Cl पहले इसमें Cl बन गया, दूसरे इसमें Cl बन गया। तो ऐसे जब दो Cl एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ये पूरा इसी सॉल्यूशन में ही हो रहा है, तो ऐसे Cl और Cl जब पास आते हैं तो Cl कंबाइन होते हैं, क्योंकि ये एटम है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ये स्टेबल नहीं होते, ये जैसे ही फॉर्म होते हैं वैसे ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, Cl2। Cl2 हमें पता है गैस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से एनोड से बाहर निकल जाएगा। मतलब ये Cl- किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, एनोड की तरफ। ओके, तो एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। ओके, और क्लोरीन गैस हमें पता है ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है, तो हमें क्लियरली यहाँ पे वेपर्स दिखेंगे उसके क्लोरीन के, या स्मेल से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और सिमिलरली पोटेशियम मेटल, तो पोटेशियम तो सॉलिड है, तो ये सॉलिड कहाँ जाएगा, सॉलिड थोड़ी ऊपर चला जाएगा, सॉलिड नहीं जाएगा। तो सॉलिड जो है वो क्या हो जाता है, ये जो रॉड है, ये जो कैथोड है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। मैं समझने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज ये कैथोड है, तो पोटेशियम मेटल जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, मतलब उसको चिपक जाता है। और पूरी प्रोसेस जब खत्म हो जाती है तो सॉल्यूशन में जितना भी पोटेशियम था वो सब मेटल बन जाता है, और उस कैथोड के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इस प्रोसेस में क्या हुआ है, हमने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प ली और हमने KCl का ब्रेकडाउन किया। तो ओवरऑल अगर ये दो रिएक्शन अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैसे होगी, K प्लस Cl2। Cl2 इज गैस, पोटेशियम इज फॉर्म इन द सॉलिड स्टेट। तो KCl का हमने क्या किया, डिकम्पोजिशन किया इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। ओके, समझ में आया? अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होगा, सबको पता होगा, आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। आई होप ये सबको पता होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है। ओके, और इसको चेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, एमीटर के थ्रू, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीटर की जगह एक बल्ब लगा सकते हैं। ओके, तो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होने लगेगा। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, वो क्या कि अब देखो एनोड पर क्या हुआ है, एनोड पर क्या हुआ, जैसे ही हमने बैटरी में से करंट पास करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, Cl- ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Cl- ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Cl बन गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, बैटरी की तरफ गया और बैटरी से कैथोड की तरफ आया। ओके, तो इस प्रोसेस में, मतलब एनोड पर जो प्रोसेस हुई उस प्रोसेस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लॉस हुआ है। किसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, Cl- का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करेक्ट, ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहां पर Cl- का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन कौन से रॉड पर हुआ है, कौन से रॉड पर हुआ है, कैथोड पे हुआ है या एनोड पर, करेक्ट, एनोड पर हुआ है। तो हमेशा याद रखना है कि एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये बिल्कुल भूलना नहीं है, रटना नहीं है, समझ लेना है कैसे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीडेशन मींस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉस हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन लूज करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही लूज करेगा ना। ओके, ये पोटेशियम है, इसमें K+ है,
तो के प्लस के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो थोड़ी लूज करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही लूज करेगा। तो एनायन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देयरफॉर एनोड इज आल्सो नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। एनोड इज आल्सो नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ओके, अब इसकी तरफ देखो जरा, कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर के प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पर के प्लस का हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। ओके, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ये याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देन ये तो हो गई इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस। इसके बाद मतलब इसके बाद कुछ थ्योरीज है वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अब इसमें एक और क्वेश्चन है। देखो, इसमें एक क्वेश्चन है कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इस सॉल्यूशन में 4 आयन्स हैं। कौन से आयन्स हैं, के प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है। करेक्ट है। तो और मैंने क्या बताया, एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, Cl माइनस, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो आप बोलोगे कि सर OH पर भी माइनस चार्ज है, तो ये भी अट्रैक्ट होना चाहिए एनोड की तरफ। करेक्ट है। यहाँ पर कैथोड पर पोटेशियम के प्लस अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस H प्लस भी है, उसमें H प्लस भी अट्रैक्ट होना चाहिए। करेक्ट है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों भी अट्रैक्ट होने, मतलब जो निगेटिव आयंस है Cl माइनस और OH माइनस, ये दोनों भी अट्रैक्ट होते हैं किसके तरफ, एनोड की तरफ। और के प्लस और H प्लस दोनों भी अट्रैक्ट होते हैं किसके तरफ, कैथोड की तरफ। लेकिन उसमें से डिस्चार्ज कौन हुए, हमने यहाँ पे देखा डिस्चार्ज कौन हुआ। डिस्चार्ज समझते हो, डिस्चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ ना एनोड की तरफ, तो इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्ज कौन हुआ, क्लोरीन हुआ। OH माइनस क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर कौन डिस्चार्ज हुआ, पोटेशियम हुआ। H प्लस आयन क्यों नहीं हुआ। तो इसका आंसर हमें नेक्स्ट पार्ट में देखना है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ अरेनियस थ्योरी है। ओके, अरेनियस थ्योरी है इलेक्ट्रोलिसिस की, वो देखते हैं। ज्यादा इतना नहीं, जितना मैंने अभी पहले ही बता दिया है उस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ओके, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों OH माइनस क्यों नहीं डिस्चार्ज हुआ, H प्लस आयन क्यों नहीं डिस्चार्ज हुआ। ओके, तो ये जो अरेनियस थ्योरी है उसके पहले थोड़ा सा जरा जान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया कि जनरली आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो KCl है, NaCl है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये मैंने बताया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। करेक्ट है, ये ऐसे अरेंज होते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या है, जैसे मान लो कि NaCl का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव मतलब क्या है, Na प्लस है, और निगेटिव मतलब क्या है, Cl माइनस है। ऐसी अरेंजमेंट होती है इनकी। लेकिन हमें पता है कि NaCl सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में जब हम लोग इसको करंट देंगे, हम लोग इस सॉलिड NaCl को जब करंट देंगे तो करंट पास होगा क्या, नहीं होगा। देखो, करंट कब पास होता है, जब मूवमेंट हो रही है। जैसे कंडक्टर में हम तुम लोगों ने देखा है, कंडक्टर जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। तो करंट पास होने के लिए क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक टाइप का मैटर ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए मैटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहिए। ओके, अब सॉलिड स्टेट में हमने देखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट को हमने 7th ग्रेड से ही पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव होते। इसीलिए ये जो NaCl का स्ट्रक्चर है, इसमें सारे पॉजिटिव निगेटिव आयन एक ही जगह पर फिक्स है, वो इधर इधर जाते नहीं है। ओके, ये जो NaCl है, इस NaCl में जो एटम्स है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो कभी इधर से उधर जाते नहीं, वो मूव नहीं होते। इसीलिए सॉलिड स्टेट में कभी भी करंट पास नहीं होता है। ओके, एक्सेप्ट दैट कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में सॉलिड स्टेट में कभी करंट पास नहीं होता है। ओके,
वो कब पास होता है, जब उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे या इसको हीट देकर मेल्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, तब उसमें से करंट पास होता है। तो हम अब यही देखना है कि ये जो NaCl है, जैसे ये Na+ है और ये जो Cl- है, इनके बीच में क्या होते हैं, हमने देखा है बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग, इनके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको हीट देते हैं, ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वीक होते हैं, और ज्यादा हीट देते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, Na+ और Cl-, और वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, मतलब फ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। अब ये जब लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, चाहे वो वाटर ऐड करके चले गए या फिर फ्यूज करके गए, तो क्या होता है, आयंस बन जाते हैं। ओके, और आयंस क्या हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट को हमें पता है, लिक्विड स्टेट में एटम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। ओके, और इनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वियस और फ्यूज स्टेट में करंट क्यों पास करता है, क्योंकि उसमें एटम्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मैटर क्या होता है, मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए उसमें से करंट पास होता है। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके बाद हम लोग अरेनियस थ्योरी देखते हैं। अरेनियस थ्योरी के कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या बताया अरेनियस थ्योरी में, कि द इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस। इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। ऐसा कौन बोलता है, अरेनियस बोलता है। ओके, सेकंड क्या बोलता है वो, कि द डिसोसिएशन अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये जो आयंस बनते हैं, मतलब आयंस का जो क्या होता है, डिसोसिएशन जो होता है, आयंस प्रोड्यूस होना मतलब क्या होता है, डिसोसिएट जो होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया तुम लोगों को। ओके, देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स अप इनटू आयन इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये एक टर्म है इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी मैंने ऑलरेडी एसिड बेस्ड सॉल्ट में बता दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, कैसे समझते हैं इसको, अगेन वही एग्जांपल मैंने दिया था तुम लोगों को, ये एग्जांपल दिया था कौन सा, एसिटिक एसिड का, एसिड बेस्ड सॉल्ट में ये प्रोड्यूस करता है क्या, CH3COO- और H+, एसिड है ना, तो H+ आयन रिलीज करेगा। अब इसको मैंने ऐसे समझाया था तुम लोगों की, अगर मान लो कि इसके 100 मॉलिक्यूल अगर मैंने लिए, तो ऐसे तो 100 मॉलिक्यूल मैं नहीं ले सकता, बहुत ही डिफिकल्ट है लेना। 100 मॉलिक्यूल अगर लिए मैंने, तो 100 में से 70 मॉलिक्यूल, सपोज 100 में से 70 मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिसोसिएट हुए किसमें, CH3COO- और H+ में। इसका मतलब कितने एसिटेट, इसे क्या कहते हैं, एसिटेट आयन, कितने एसिटेट आयन प्रोड्यूस हो गए, 70% हुआ ना, तो 70 ये एसिटेट आयन प्रोड्यूस होंगे और 70 H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, 70 एसिटेट प्रोड्यूस होंगे, H+ 70 प्रोड्यूस होंगे, करेक्ट है। 70% हुआ है, मतलब 70 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, तो बाकी के 30 मॉलिक्यूल का क्या हुआ, वो वैसे ही रहे, कौन से स्टेट में, अनडिसोसिएटेड स्टेट में, उनका डिसोसिएशन ही नहीं हुआ। ओके, तो कितने आयन प्रोड्यूस हो गए, एसिटेट 70, H+ 70 हो गए, तो टोटल इसका डिसोसिएशन कितना है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 70% है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ इसका, 70%। आया समझ में, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इसको ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, कितना अमाउंट में सब्सटेंस डिसोसिएट होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये अरेनियस ने हमें बताया, अरेनियस ने क्या बताया कि जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा करंट पास होगा। जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस अगर 90% डिसोसिएट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90% हुआ, मतलब ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस हुए, 90, अगर एसिटिक एसिड का हम लोग एग्जांपल ले, 90% अगर उसका डिसोसिएशन हुआ तो 90 एसिटेट प्रोड्यूस होंगे और H+ 90 प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो करंट जो पास हो रहा है वो भी ज्यादा अमाउंट पे पास होगा। करेक्ट है, करंट किस में मेजर करते हो तुम लोग, एम्पियर में आई थिंक मेजर करते हो, करेक्ट है। और डिसोसिएशन अगर कम हुआ, मतलब मान लो 50% ही हुआ, तो 50-50 आयन प्रोड्यूस होंगे, तो जितने कम आयन प्रोड्यूस होंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट कम पास होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमें अरेनियस ने बताया। ओके, इतने 3-4 पॉइंट है अरेनियस थ्योरी के, जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट।
नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो अरेनियस थ्योरी की वजह से ही डिस्कस किया। ओके, ऐसी सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता अरेनियस थ्योरी का तुम लोगों को। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी है, सिंपल है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हमें जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज। ओके, तो मेटल एक्टिविटी सीरीज आई होप सबको पता होगा, याद होगा। सबसे पहले क्या आता है उसमें, पोटेशियम मेटल आता है, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है सोडियम। ओके, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और उसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ओके, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, कॉपर। ओके, कॉपर के बाद आता है मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स इसमें आ जाते हैं इस एक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी है, 8th ग्रेड से पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। अब देखो, ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिविटी सीरीज है, बहुत ही शॉर्ट है, मतलब कुछ ही मेटल्स मैंने यहाँ पे दिखाए और तुम्हारे बुक में ही इतने ही दिखाए। लेकिन एक्चुअल अगर तुम लोग 11th-12th का बुक देखोगे तो वो बहुत लंबी है, मतलब बहुत सारे मेटल्स इंक्लूडेड है इसमें। ओके, तो अभी के लिए इतनी काफ़ी है, इसीलिए बुक में इतनी ही दी है। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबको पता है, याद है। कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं हम लोग, मेटल की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। एक्टिविटी डिक्रीज होती है मतलब क्या, उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। मतलब सबसे रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सिल्वर। सिल्वर के नीचे गोल्ड, प्लेटिनम भी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर। ओके, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, सोडियम मैग्नीशियम, इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे वाला है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, और सोडियम कम रिएक्टिव है। याद रखना है, जो नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, सॉरी, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है, जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये कैसे समझेगी, ये रिएक्टिव होना मतलब क्या होना है कि मेटल कैसे रिएक्ट होते हैं। ओके, अब मुझे आई होप ये सबको समझ में आया होगा कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट जो है केमिस्ट्री में, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव क्यों होता है, वो रिएक्शन क्यों दिखाता है। मैंने फर्स्ट इसमें ही बता दिया था तुम लोगों को कि कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे तो सारे मेटल है, तो सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेंगे। ओके, नो डाउट। कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव क्यों होता है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्विकली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्विकली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ओके, उसके नीचे का अगर देखोगे कैल्शियम, तो वो भी क्विकली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बट इतना क्विकली नहीं देता जितना पोटेशियम देता है। समझ में आ रही है बात। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते जाएंगे तो वो मेटल जो है उतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करते। समझ में आ रहा है रिएक्टिविटी मतलब क्या, रिएक्टिविटी मतलब क्या कि कोई भी इसमें से कौन सा मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो पोटेशियम सबसे रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। और सिल्वर कम रिएक्टिव क्यों है सबसे, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देता नहीं। दो इट इज मेटल, दो सिल्वर इज मेटल, बट वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देता नहीं है। ओके, समझ में आया सबको। अब देखो, यहाँ पर तुम्हारे बुक में एरो ड्रॉ करके दिया है। कैसे एरो दिया है कि देखो, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, रिएक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें और एक बात है जो हमें समझनी है, क्या कि देखो, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही क्विकली डोनेट करता है। पोटेशियम क्विकली इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बना देता है, K+ और इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सिल्वर भी क्या करता है, सिल्वर भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिल्वर भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। बट जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा, पोटेशियम देगा, सिल्वर इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। करेक्ट है। तो इसमें हमें क्या समझना है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस देखी, उसमें से अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है,
उसमें तुम्हारे पास K+ है और Ag+ है, दो आयन प्रेजेंट है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। निगेटिव चार्ज किस पर होता है? कैथोड पर होता है। तो दोनों के दोनों कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कैथोड पर क्या होता है? हमने देखा कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, याद रखना है। कैथोड पर रिडक्शन होता है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो K+ जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? K बन जाएगा। और सिल्वर आयन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सिल्वर बन जाएगा, दैट इज Ag। अब ये तो हमने देख लिया कि इन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? पोटेशियम देता है। अब हमें उल्टा सोचना है कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और कैथोड पर जैसे ही वो अट्रैक्ट होते हैं वहां पर क्या करना पड़ेगा? उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड उनको इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? पोटेशियम जल्दी एक्सेप्ट करेगा या सिल्वर जल्दी एक्सेप्ट करेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सोचो जरा इस पे। हमने यहाँ पे देखा पोटेशियम बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, सिल्वर इतना जल्दी लूज नहीं करता, इसलिए वो कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब इलेक्ट्रॉन जब लेने की बारी आएंगे, एक्सेप्ट करने की जब बारी आएंगी, तो कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? पोटेशियम एक्सेप्ट करेगा जल्दी या सिल्वर एक्सेप्ट करेगा? ओके, तो लिसन द आंसर। तो जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा? सिल्वर एक्सेप्ट करेगा। सिल्वर क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्यों? उसका रीजन ये है कि पोटेशियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि पोटेशियम आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करता है। पोटेशियम आयोनिक फॉर्म में रहना पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि पोटेशियम की टेंडेंसी ही क्या है? देखो, पोटेशियम की टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अगर कोई मान लो कि कोई तुम्हारा फ्रेंड है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड्स को देने की आदत है, कुछ ना कुछ हमेशा वो गिफ्ट देते रहता है। तो ऐसा जो पर्सन होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ देता है दूसरों को, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता किसी से। उसका नेचर क्या होता है? हमेशा देने का नेचर है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट करने में उसकी हिचकिचाहट होती है। ओके, वैसे ही पोटेशियम को अगर इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा ये है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, दिस इज वन रीजन, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस। ओके, एंड देन दूसरा रीजन क्या है कि पोटेशियम K+ का कन्वर्जन जब K में हो जाता है, पोटेशियम मेटल में हो जाता है, तो K+ हमें पता है K+ में क्या हो जाता है? पोटेशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देता है तो उसका कॉन्फिगरेशन हो जाता है 288, मतलब स्टेबल हो जाता है, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाता है। तो K+ ज्यादा स्टेबल है K से। ओके, तो ये दूसरा रीजन ये भी है, स्टेबिलिटी। K+ इज मोर स्टेबल देन K। लेकिन कब तक याद रखना है? कब तक? जब तक ये सॉल्यूशन स्टेट में। जनरली आयंस स्टेबल नहीं होते उसके एटम से, आयंस ज्यादा स्टेबल नहीं होते, लेकिन ये सॉल्यूशन में हो रहा है इसीलिए K+ ज्यादा स्टेबल है K से। ओके, समझ में आया? तो जल्दी कौन डिस्चार्ज होगा? सिल्वर जल्दी डिस्चार्ज होगा। किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। और पोटेशियम इतना जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। तो इसको हमें ऐसे समझना है कि ये जो ऊपर वाले मेटल्स है ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती, डिस्चार्ज विथ डिफिकल्टी। और ये जो है वो नीचे वाले डिस्चार्ज इजीली। याद रखना है, जो नीचे वाले मेटल है वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं और ऊपर वाले जो है वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते। ओके, और इनकी टेंडेंसी क्या होती है? लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली, लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ऊपर वाले मेटल डोनेट करते हैं। ओके, और नीचे वाले जो मेटल्स है वो लूजेस इलेक्ट्रॉन नॉट इजीली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट। याद रखना है, जो नीचे वाले हैं जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। ओके, जो ऊपर वाले हैं जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते हैं। जो ऊपर वाले हैं वो क्विकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो नीचे वाले हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, सॉरी जल्दी इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब जैसे ये हमने मेटल की एक्टिविटी सीरीज की, वैसे ही कुछ एनायंस की भी, ये सारे क्या फॉर्म करते हैं? कैटायंस फॉर्म करते हैं। एनायंस की भी एक्टिविटी सीरीज है। कौन सी है? देखो,
सबसे पहले ऊपर आता है, सबसे पहले आता है SO4 दैट इज सल्फेट। सल्फेट के बाद आता है नाइट्रेट, 4-5 ही है इसमें, नाइट्रेट, उसके बाद आता है कार्बोनेट, फिर आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और लास्ट में आता है हाइड्रोक्साइड। ओके, ये एनायन की सीरीज है, जैसे मेटल एक्टिविटी सीरीज है वैसे ये एनायन के लिए भी सीरीज है। मतलब क्या कि हमने देखा कंपैरिजन कि अगर मैंने बताया कि K+ अगर सॉल्यूशन में है, सिल्वर सॉल्यूशन में, Ag+ सॉल्यूशन में, तो कौन जल्दी ये होगा, डिस्चार्ज होगा। ओके, तो वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि इन आयन में से, इन एनायन में से भी 2 आयन प्रेजेंट रह सकते हैं सॉल्यूशन में। जैसे तुम लोगों ने अगर वाटर का हमने देखा पहले केस में, वाटर का हमने देखा कि वाटर में पहला जो एग्जांपल देखा ना KCl का, उसमें क्या क्या आयन थे, 4 आयन थे, K+, Cl-, H+ एंड OH-। ओके, तो OH- भी था उसमें और Cl- भी था। ओके, तो अगर ऐसे 2 आयन अगर सॉल्यूशन में आए तो पहले कौन डिस्चार्ज होगा? तो तुम्हें ये याद रखना है कि जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो नीचे वाले हैं वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा, जो नीचे वाले हैं वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिस्चार्ज इजीली, और ये डिस्चार्ज विथ डिफिकल्टी। ओके, मतलब इतने जल्दी वो डिस्चार्ज नहीं होंगे। ओके, तो जैसे हमने KCl में पहले एग्जांपल में देखा था कि OH- था उसमें और Cl- था, और वहां पे मैंने क्या किया था, Cl- को डिस्चार्ज किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज कौन डिस्चार्ज होना चाहिए वहां पर? OH- डिस्चार्ज होना चाहिए। समझ में आया सबको? सो दिस ये जो 2 सीरीज है ये बिल्कुल रट लेनी है, बिल्कुल भी रट लेनी है, एकदम याद रखनी है। रात को, आधी रात को भी उठाए तो भी तुम लोगों को ये याद रहनी चाहिए। ओके, उनकी पोजीशन याद रहनी चाहिए। ओके, तो ये मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ओके, तो इसके बाद जो हमें देखना है वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिलेक्टिव डिस्चार्ज। तो अब हमें क्या देखना है? सिलेक्टिव डिस्चार्ज। सिलेक्टिव डिस्चार्ज मतलब क्या? अब देखो, वर्ड में ही मीनिंग छुपा है। डिस्चार्ज मतलब हमें पता है क्या, थोड़ा आंसर पर डिस्चार्ज होता है। सिलेक्टिव डिस्चार्ज, सिलेक्टिव डिस्चार्ज वैसे जैसे मैंने कंपेयर किया था कि KCl के केस में, KCl में K+ भी है और H+ भी है। तो इसमें से कौन किसको हमने डिस्चार्ज किया था? K+ को डिस्चार्ज किया था, H+ को नहीं किया था। ओके, तो इसके हमें अब क्या देखने हैं? रूल स्टडी करने हैं। ओके, 3-4 रूल्स है वो स्टडी करने हैं। तो ये रूल के बाद हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में 2 कैटायन है या 2 एनायन है या 2 से ज्यादा है, तो उसमें उनमें से सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, या तीनों में से डिस्चार्ज कौन होगा, दोनों में से डिस्चार्ज कौन होगा, ये हमें इस रूल के थ्रू पढ़ना है। समझ में आई मेरी बात? जैसे कि मैंने बताया था KCl डिसोसिएट होता है K+ Cl- में, और वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। तो हमारे सॉल्यूशन में 2 कैटायन है और 2 एनायन है। तो कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? Cl- और OH- सॉरी K+ और H+। और एनायन की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? Cl- और OH-। लेकिन हमने यहाँ पे डिस्चार्ज किसको किया था? Cl को डिस्चार्ज किया था, Cl- को। और कैथोड की तरफ किसको अट्रैक्ट किया था, किसको डिस्चार्ज किया था? K को। तो क्वेश्चन ये आता है कि OH और H को क्यों नहीं किया था हमने? ओके, तो ये हमें अब स्टडी करने हैं, रूल स्टडी करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जो फर्स्ट है वो क्या होता है कि फर्स्ट जो है वो है पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ES। ES मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट का क्या है? एक्वियस सॉल्यूशन। इसका हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ओके, तो अब देखो, जिंक सल्फेट है और एक्वियस सॉल्यूशन है, तो इसमें टोटल आयंस कितने होंगे? 4 आयंस होंगे। Zn2+ होगा, और SO4 2- होगा इसके आयन, और वाटर के आयन भी रहेंगे ना, H+ और OH-। तो इसका अगर हमें अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे हम लोग? वैसे ही कैथोड
एनोड, इसको क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव को कौन कनेक्ट रहता है, कैथोड, और इसको यहां पर कौन है, एनोड। ओके, अब इस सॉल्यूशन में यहां पर क्या लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, ZnSO4, एक्वियस ZnSO4। तो इसमें अब ये चारों आयंस प्रेजेंट है। ओके, तो कैथोड जो है वो क्या होता है, निगेटिव, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव, करेक्ट है। तो कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, कैथोड निगेटिव है तो इसकी तरफ ये दोनों भी अट्रैक्ट होंगे, Zn2+ और H+, तो इन दोनों में से कौन अट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल क्या बताता है, पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हमने देखा था, इसमें ऊपर के जो है वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते, नीचे के जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। ओके, तो इन दोनों में Zn और H+, इन दोनों में नीचे कौन है, नीचे कौन है, हाइड्रोजन नीचे, जिंक ऊपर है, तो पहले कौन डिस्चार्ज होगा, कौन होगा, S, करेक्ट, H+ पहले डिस्चार्ज होगा। आई बात समझ में। ओके, जैसे कैटाइन के लिए वैसे है एनाइन के लिए। ओके, एनाइन की भी सीरीज हमने देखी। ओके, एनाइन की सीरीज कैसे है, SO4 पहले है, ओके, देन नाइट्रेट, देन कार्बोनेट, देन आयोडाइड, सॉरी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और लास्ट में है हाइड्रोक्साइड। ओके, ये एनाइन की सीरीज है। तो इसमें से भी क्या होता है कि जो नीचे होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है, तो नीचे कौन है, OH-, इन दोनों में SO4 सबसे ऊपर है, तो कौन डिस्चार्ज होगा, OH- डिस्चार्ज होगा। आई बात समझ में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट रूल बताता है। अब सेकंड जो है, ये तो होगा फर्स्ट रूल कि जो नीचे रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो पहले डिस्चार्ज होगा। ओके, सेकंड जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अब इसका मतलब क्या, कि अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ZnSO4, और ZnSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन है, Zn2+ है, SO4 2- है, H+ है, और OH- है। अब क्या किया हमने, पहले एक्वियस सॉल्यूशन था पहले केस में भी, और अब भी एक्वियस है, लेकिन ये जो एक्वियस है इसमें वाटर कम क्वांटिटी में, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर का अमाउंट कम है, और इसका जो है ZnSO4 ये ज्यादा अमाउंट में। इसका मतलब क्या कि Zn2+ और H+ में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा लिया हमने, Zn का ज्यादा लिया, और वाटर कम लिया। ओके, और इसमें भी सल्फेट को हमने ज्यादा लिया और OH- को हमने कम लिया। ओके, तो अब क्या होगा, अब पहला वाला जो रूल था हमने क्या देखा कि जो नीचे रहेगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, लेकिन अब रूल यहाँ पे चेंज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का रूल जो है उसमें चेंज हो जाता है। क्या कि जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हमने किसका ज्यादा लिया है, Zn2+ का, तो कौन डिस्चार्ज होगा, Zn2+ डिस्चार्ज होगा, H+ नहीं होगा। जबकि पहले रूल में बताया था कि जो नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। ओके, तो H+ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर H+ नहीं होता, डिस्चार्ज कौन होगा, डिस्चार्ज Zn2+ डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसका ज्यादा होता है। आई बात समझ में। वैसे ही यहाँ पर भी, अब देखो, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि OH- नीचे है तो OH- डिस्चार्ज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। लेकिन सेकंड रूल क्या बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा वो पहले डिस्चार्ज होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा किसका, SO4 का ज्यादा है, तो कौन होना चाहिए था, SO4 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि OH- ही डिस्चार्ज होता है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन SO4 का ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि OH- देखो बहुत ज्यादा गैप है दोनों में, SO4 सबसे टॉप में है। ओके, याद रखना SO4 का कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, उसके लिए बहुत ही हार्श कंडीशन लगती है उसके लिए। SO4 जनरली डिस्चार्ज नहीं होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, याद रखना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, OH- डिस्चार्ज होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ये याद रखना है तुम्हें। और लास्ट जो है थर्ड फैक्टर, रूल नहीं है एक्चुअली, हम लोग इसको फैक्टर बोलेंगे। थर्ड फैक्टर जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग, कैथोड और एनोड, जैसे क्या कहते हैं, कैथोड एनोड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसका नेचर पर भी डिपेंड होता है कि कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा। तो जैसे मान लो कि ये कैथोड है, एनोड है, निगेटिव पॉजिटिव, कैथोड
एनोड, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है सपोज। अब देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में दो टाइप के इलेक्ट्रोड हमें देखने। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ दो है याद रखने। पहला है कार्बन इलेक्ट्रोड है, कार्बन का बना हुआ जो इलेक्ट्रोड है इनर्ट, या कार्बन के इलेक्ट्रोड को ग्राफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड। और जो दूसरा है वो है प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है, हमें पता है प्लेटिनम क्या है, नोबेल मेटल है, जल्दी रिएक्ट नहीं होता किसी के साथ, तो प्लेटिनम भी क्या है, इनर्ट। ये दो इलेक्ट्रोड तुम्हें याद रखने, ये दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ये कभी भी रिएक्ट नहीं होते। ओके, और एक्टिव इलेक्ट्रोड में तुम्हें याद रखने हैं बहुत सारे हैं, जिंक यूज कर सकते हैं, आयरन यूज कर सकते हैं, निकेल यूज कर सकते हैं, सिल्वर भी एक्टिव इलेक्ट्रोड आता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, या सॉरी एक्टिव इलेक्ट्रोड, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, तो अब इसको जरा हमें देखना है, ये याद रखो। अब मान लो कि हमने अगेन वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग Zn सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, तो यहाँ पर Zn2+ है, SO4 है, एक्वियस है, H+ और OH- है। अब मान लो कि दोनों भी कैथोड एज वेल एज एनोड, ये दोनों भी सपोज मान लो कार्बन से बने, मतलब ग्राफाइट के बने, या मान लो प्लेटिनम से बने। ओके, तो अब इस सॉल्यूशन में ये 4 आयंस प्रेजेंट हैं। तो अगर दोनों भी इलेक्ट्रोड ग्राफाइट से बने हैं तो इन चारों में से पहले कौन डिस्चार्ज होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, पहले दो रूल पर डिपेंड करेगा, पहले दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इसमें जब इलेक्ट्रोड जो है वो ग्राफाइट होंगे तब, ओके, तब अकॉर्डिंग टू दिस टू फैक्टर आयंस विल बी डिस्चार्ज। मतलब क्या कि पहले रूल के हिसाब से जो नीचे होगा वो डिस्चार्ज होगा। अब ऐसा मान लो कि यहाँ पे सेकंड फैक्टर भी नहीं है, मतलब हमने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में लिया है, मतलब जितना Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही H+ का है, जितना SO4 है उतना ही OH- का है। ओके, तो ऐसी केस में H+ और Zn2+ ये दोनों भी किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, पर लेकिन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा, पहले H+ होगा क्योंकि वो नीचे है। ओके, जबकि कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम लिया है तो ये फैक्टर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो कौन डिस्चार्ज होगा, H+ डिस्चार्ज होगा। ओके, ये कौन सी केस में है, जब इलेक्ट्रोड तुम्हारे इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेंगे, तो प्लेटिनम या फिर ग्राफाइट का। ओके, लेकिन अब हम लोग जरा दूसरी केस देखते हैं, मतलब ये कैथोड और एनोड हमने मान लो कि जिंक के लिए, जिंक भी क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जिंक, निकेल, कॉपर, ओके, सिल्वर, ये क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड से। अब मान लेते हैं कि ये जिंक से बने दोनों भी। ओके, तब क्या होगा देखो, अब दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रोड एक्टिव है। हमें पता है कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास, हम लोग बैटरी से करंट पास करना स्टार्ट करेंगे, ओके, तो क्या होगा, कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, Zn2+ अट्रैक्ट होगा और H+ अट्रैक्ट होगा, करेक्ट है कि नहीं। और एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, SO4 और OH-। जब जैसे कि मैंने बताया SO4 डिस्चार्ज नहीं होता, OH- ही डिस्चार्ज होता है यहाँ पर। ओके, तो OH- इस पर डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन कैथोड का क्या होता है, देखो कैथोड पर मैंने बताया, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, Zn2+, H+ दोनों भी डिस्चार्ज होते हैं, दोनों भी अट्रैक्ट होते हैं। तो डिस्चार्ज कौन होता है, लेकिन H+ डिस्चार्ज होता है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्या कि ये कैथोड नहीं, ये कैथोड किसका बना है, जिंक का बना है। जिंक क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो क्या होता है कि ये जो H+ था सॉल्यूशन में, H+ जो है वो डिस्चार्ज होना चाहिए ना, क्योंकि H+ नीचे है तो वो डिस्चार्ज होना चाहिए कैथोड पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उल्टा उसके अलावा क्या हो जाता है, ये जो जिंक कैथोड जो है, जिंक का बना हुआ है, वो खुद आयोनाइज हो जाता है, वो खुद आयोनाइज हो जाता है। मतलब कैसे कि Zn ये जो कैथोड है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ओके, जबकि क्या होना चाहिए था, H+ इसके ऊपर डिपॉजिट होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात।
H प्लस इस पर डिस्चार्ज होना चाहिए था कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल हमने जो देखा। ओके, कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट है। कैथोड पर निगेटिव है तो ये दो पॉजिटिव है, तो दोनों अट्रैक्ट होने चाहिए कैथोड की तरफ, दोनों भी अट्रैक्ट भी होते हैं, नो डाउट। ओके, लेकिन डिस्चार्ज कौन होना चाहिए था, H प्लस डिस्चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि वो नीचे है एक्टिविटी सीरीज में। ओके, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होता अब। उल्टा क्या होता है कि ये जिंक जो है, जो कैथोड है, जो जिंक का बना हुआ है, वो खुद आयोनाइज हो जाता है। कैसे आयोनाइज होता है, ऐसे आयोनाइज, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि अब सॉल्यूशन में आयन ऐड हो रहे हैं, सॉल्यूशन में आयन ऐड हो रहे हैं, यहां से Zn2 प्लस ऐड हो रहे हैं। ऑलरेडी Zn2 प्लस था सॉल्यूशन में, लेकिन और ज्यादा Zn2 प्लस इसमें ऐड हो रहे हैं, और H प्लस डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि खुद कैथोड आयोनाइज हो रहा है सॉल्यूशन में। आया समझ में? तो ऐसा होता है कब, जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने जिंक का एग्जांपल लिया। ओके, जिंक की जगह निकेल हो सकता है, कॉपर हो सकता है। तो ये बात याद रखिए, ये थर्ड रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले तुम्हें देखना है कि जो इलेक्ट्रोड दिए है वो कौन से है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ओके, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, सेकंड फैक्टर, जिसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, फिर चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। और जो फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग जो नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। ओके, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसके बाद ये यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट में अब हम लोग जितना भी अब तक पढ़ा उसका यूज करके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल लेंगे और उनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग, उनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ये सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशंस क्या क्या है उस पर भी बहुत सारा हर साल क्वेश्चन रहता ही एप्लीकेशंस पर, तो वो हम लोग सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, गुड बाय।